इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स, हम आम जबान में कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर। इलेक्ट्रिक करंट सिंपल क्या होता है कि जब भी चार्ज किसी भी कंडक्टर में, किसी भी तार में, किसी भी वायर टाइप कंडक्टर में जब भी वो चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। When you connect a battery to a wire, electrons start moving from the negative side of the to the positive side. This flow is electric current. आ गई वही बात कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करना शुरू करेगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस बात पे भी हम आ जाते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम पॉजिटिव को भी मूव करवा रहे होते हैं समटाइम्स। तो जब भी ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट से मूव करना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट अल्टीमेटली प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है। इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट की इधर से हमें दूसरी डेफिनेशन मिलती है, वो मिलती है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक, अब इसके अंदर ये आई से इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू से चार्ज है, टी से टाइम है। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है? एम्पेयर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है। ठीक है, अब आपने सुना भी होगा इतने एम्पेयर का चार्जर, इतने एम्पेयर का चार्जर, आम मोबाइल चार्जर होते हैं ना एम्पेयर्स के। तो ये एम्पेयर बेसिकली जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का ऐसा यूनिट है। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये 1 एम्पेयर या एम्पेयर किसके बराबर होगा, तो आप इस फार्मूले से मुझे जरा जल्दी से बता दें कि एम्पेयर किसके बराबर होगा। जी, इतनी देर, थोड़ा जल्दी से बताएं। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। इतनी देर में तो पेपर खत्म हो जाएगा। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। तो एम्पेयर किसके बराबर हो गया? कूलम पर सेकेंड के बराबर हो गया। आई बात समझ में? जी तो ये यूनिट तो आप अब निकालना सीख लेना, ये तो अब इतनी दफा कर चुके हैं, ये तो आंखें बंद की। अच्छा, अब करंट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेट करंट होता है। हमने हमने आप जबान जबान में सुना होगा डीसी फैन है, एसी फैन है, एसी डीसी फैन, और ऐसी बहुत सी चीजें बहुत सुनी है। डीसी इन्वर्टर होता है, डीसी एसी होता है, एक एयर कंडीशन ऐसा होता है जो डीसी होता है, एक नॉर्मल होता है। इसी तरीके से बल्ब भी होता है, डीसी बल्ब भी होता है, एसी भी होता है, फिर ऐसे भी होते हैं जिनमें एसी डीसी दोनों होते हैं। ये सुनिए ना ये टर्म सारे। जी सर। जी सर। अब करंट दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है जिसे हम डीसी कहते हैं, और एक हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसे हम एसी कहते हैं। डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, जैसे कि हमारे पास बैटरीज होती हैं, तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ डीसी करंट, डायरेक्ट करंट का। अल्टरनेट करंट क्या होता है? चेंजेस डायरेक्शन रेगुलरली। जो हमारे पास घर में बिजली आती है वापडा की तरफ से, वो हमारे पास एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसका फ्लो जरा इस टेबल में देख लें। जो डीसी करंट होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। और जो एसी करंट होता है वो अल्टरनेट मूव कर रहा होता है। आई बात समझ में? जी ठीक है, ये दो टाइप्स होती हैं करंट्स की, डीसी और एसी, डीसी और एसी करंट। करंट फ्लो वर्सेस इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब बेसिकली पहले क्या कन्वेंशन समझी जाती थी, एक आइडिया, जैसी इलेक्ट्रिसिटी को हमने डिस्कवर किया तो हमेशा पॉजिटिव को डोमिनेट समझा जाता था कि ये पावरफुल है, और नेगेटिव को हमेशा समझा जाता था कि ये अंडर डोमिनेटेड है, अंडर डोमिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए हम कहते थे भाई पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ करंट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली करंट फ्लो ही, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है उसे हम करंट कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि एक कन्वेंशन बन चुकी थी,
तो हमारे पास दो टाइप के करंट फ्लो आ गए। एक आ गया कन्वेंशनल करंट फ्लो। जब भी चार्जेस हम कंसीडर करें कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट है। और जब भी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो है। तो बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है वो हमेशा करता नेगेटिव से पॉजिटिव ही है, लेकिन एक कन्वेंशन पहले समझी जाती थी, जो समझी जाती है अभी भी उसी को समझा जाता है। तो इस तरीके से हमने फ्लो के दो पार्ट्स बना दिए, एक कन्वेंशनल करंट बना दिया। सवाल एमसीक्यूज ऐसे आएगा, अभी कन्वेंशनल करंट, इन कन्वेंशनल करंट the flow of electric current is from positive to negative, negative to positive, ये नेगेटिव टू न्यूट्रल। तो हमेशा जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप बात करेंगे तो आप कहेंगे भाई ये कन्वेंशनल करंट है। ठीक है, ये एक सिंपल सा आइडिया है, ज़हन में रखिएगा, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकता है। इन अ मटेरियल मेटल वायर करंट फ्लोज ड्यू टू, अब मेटल वायर के अंदर, तार के अंदर करंट फ्लो करता है ड्यू टू होल्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, आयंस या फोटॉन्स। जी बताएं। अभी तो बताया मैंने, स्लाइड चेंज करने से पहले ही बताया आपको। बी इलेक्ट्रॉन, गुड इरफाना। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट करंट? वॉल सॉकेट, बैटरी, जनरेटर या ट्रांसफार्मर। डायरेक्ट करंट की एग्जांपल कौन सी है? बैटरी। बैटरी, एग्जैक्टली, बैटरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है? ओम्स लॉ बेसिकली कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर द करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of conductor providing the physical states are constant। बेसिकली ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट आई फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। अब आ जाए वही मोटर और पानी वाली एग्जांपल के ऊपर, जितनी बड़ी मोटर उतना तेज पानी, जितनी कम मोटर उतना कम पानी। सादी सी बात है सिंपली। तो करंट किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अब जब करंट फ्लो कर रहा है किसी तार में से, किसी वायर में से, तो उस वायर के अंदर एक रेजिस्टेंस भी मौजूद होगा जो उस करंट को अपोज कर रहा होगा, उस करंट में रुकावट क्रिएट कर रहा होगा। ठीक, इसकी एक आम एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि जब आपकी तार के ऊपर आप हैवी लोड चलाते हैं तो क्या तार गर्म हो जाती है? हाँ जी, तार गर्म हो जाती है ना। अब मैं मैसेज खोलूं यार, ये सिर्फ हाँ बोलना था, जी सर बोलना था, ये आप माइक में भी बोल सकते थे। इसके लिए मैं ऊपर जाके उसको टैब को क्लिक करता हूँ, फिर देखता हूँ, अच्छा हाँ ठीक है। अब वो गर्म जो तार हो जाती है, जो तार हीट अप हो जाती है, वो तार बेसिकली हीट अप इसलिए होती है कि उसके अंदर करंट फ्लो को रुकावट हो रही होती है, करंट फ्लो में रेजिस्टेंस आ रहा होता है जिसकी वजह से वो वायर हीट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है करंट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, तो है ही है, लेकिन वो जिस कंडक्टर में जा रहा है उस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। उस रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने की वजह से अब वो रेजिस्टेंस क्या होगा? वो भाई मेटल, मिसाल के तौर पर सिल्वर की तार होगी उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, कॉपर की वायर होगी उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, किसी और मेटल की वायर होगी उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, लेकिन उस वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अगर सिल्वर की तार है तो उसका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा, अगर कॉपर की तार है उसका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा, इसी तरीके से अगर किसी और मेटल की तार है तो उसका भी एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा। ये तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद इक्वल
और एक कांस्टेंट आता है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाती है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V इज इक्वल्स टू आई आर इज अ ओम्स लॉ, जो कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके अंदर वोल्टेज V से वोल्टेज है, I से करंट है, एम्पियर उसका यूनिट है, रेजिस्टेंस ओम्स उसका यूनिट है। रेजिस्टेंस को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक हो गई बात, ये है ओम्स लॉ सिंपली। Ohm's law states that resistance increase as current increase, resistance decrease as current decrease, resistance increase as voltage decrease, current increase as voltage increase। क्या कह रहा है रेजिस्टेंस वो? ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि भाई वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। इट मींस आपने करंट इंक्रीज किया तो वोल्टेज भी इंक्रीज होंगे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। रेजिस्टेंस को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इस वजह से मैं इनमें से कोई ऑप्शन भी, ये तो बुक से मैंने कट किया है, लेकिन अगर मैं अपना एमसीक्यूज बनाता तो मैं रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करता। खैर, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट the temperature should remain constant, current should be proportional to voltage, resistance must be wire wounded, wound type, or all of the above। अब देखें, वही तार जो गर्म हो रही थी, वो तार दो तरह से गर्म होती है। अब गर्मियों के दिन में हमारे पास दोपहर के अंदर वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप हो रहे होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है, हम बोलते हैं गर्मी ज्यादा है, इस वजह से वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, करंट थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स के जो ओम्स लॉ है वो वैलिड तब है जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट करें, जब हम करंट और वोल्टेज का ये रिलेशनशिप हो जो ऑलरेडी इस लॉ का रिलेशनशिप है। रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर वाउंडेड टाइप। तो रेजिस्टेंस जो इसका होता है वो बेसिकली वायर वाउंडेड टाइप होता है। इस कंसेप्ट को आप फिलहाल छोड़ दें। तो बेसिकली इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो लेकिन हमें ये वाली कंडीशन को वैलिड करने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। Ohm's law is not applicable to semiconductor, DC circuits, small resistance, high current। ये भी आपको नहीं आएगा। अब बेसिकली क्या होता है हमारे पास, इसका ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, वो मटेरियल्स जिनको हीट प्रोवाइड करें तो उनकी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। मतलब यूं समझ ले, ऐसी तार जो जितनी ज्यादा गर्म होगी उतने ज्यादा करंट तेजी से फ्लो करेगी। ऐसी कभी तार देखी है आपने? नहीं। नहीं, तार जितनी ज्यादा कूल रहेगी उतना अच्छा करंट फ्लो करवाएगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स अगर आपने देखा हो कभी किसी मैकेनिक को, किसी उसको टेक्नीशियन को टांके लगाते हुए, तो वो एक सिल्वर की तार यूज करते हैं काविये के साथ। वो सेमीकंडक्टर होता है मटेरियल बेसिकली। इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है हमारे पास, ये दो का कॉमन सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजिशन जो होती है, फ्लो ऑफ करंट में जो अपोजिशन होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। मतलब तार सिल्वर की है या कॉपर की। हम कहते हैं ना कॉपर की तार अच्छी होती है, उसका करंट सही होता है, या कॉपर की वाइंडिंग हम मोटर्स में करवा रहे होते हैं, क्योंकि उसकी कंडक्ट उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। जितना करंट फ्लो को रेजिस्टेंस कम मिलेगा उतना करंट लाइट आपके पास मुकम्मल पहुंचेगी। तो इसका मतलब है मटेरियल पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा होता है। सिल्वर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, आयरन का, लोहे की तार का रेजिस्टेंस और ज्यादा होता है। तो इस वजह से हम यूजुअली जो अच्छी तार यूज कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं हमने कॉपर की तार यूज की है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर,
जितनी ज्यादा लेंथ होगी तार की उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितनी कम लेंथ होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। अगर आपके घर में जो होम सप्लाई है वो दूर ट्रांसफार्मर से आ रही है तो आपके वोल्टेज के ऊपर अफेक्ट करेगा। अगर आपके घर के करीब ही ट्रांसफार्मर से आ रही है तो उतने आपके करंट उतना ज्यादा आपके पास बेहतर आएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ कम होने की वजह से रेजिस्टेंस भी कम हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो तार का एरिया है, तार का एरिया है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। जितनी मोटी तार उतना अच्छा करंट, ऐसे ही है। ये सही है डेली जी लाइफ की सर। चीजें हैं जो हम आम चीजों में देख रहे होते हैं। जितनी पतली तार उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इट मीन्स उतना करंट सही फ्लो नहीं करेगा। तो जितनी मोटी तार होगी उतना करंट अच्छा फ्लो करेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये मैंने आपको पहले ही आपको समझा दिया कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी उसके साथ साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का ओम है, इसकी सिंबल ये है। ठीक, अब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? यही जिन पे मटेरियल जिन पे डिपेंड कर रहा होता है, लेंथ। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जितनी लंबी तार होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। एरिया, जितना एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा। जितनी मोटी तार यूज करेंगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितनी पतली तार यूज करेंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। तो इफ जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। आप प्रोपोर्शन आप खुद ही बनाते रहें, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ेगी या कम होगी। तीसरी बात, मटेरियल। अब इधर भी मटेरियल की बात की, कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, आयरन के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर डाउन होगा रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस भी रिड्यूस होगा। तो ये बेसिकली फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डिपेंड करता है लेंथ पे? जी, लेंथ पे डिपेंड करता है ना। बिल्कुल जितनी लंबी जी सर। लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, इट मींस पे डिपेंड करता है। रूल आउट हो गया, मैं डायरेक्ट रूल आउट के ऊपर आ रहा हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या इसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? यस सर। एरिया बिल्कुल, ये भी रूल आउट हो गया। हमारे से सवाल पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता? डेंसिटी। डेंसिटी। डेंसिटी पे। डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, उस मटेरियल की डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये भी रूल आउट हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। सेकंड क्वेश्चन देखें, द कंडीशन व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज जीरो इज नोन एज। ऐसी कंडीशन आ जाए जब हम कहें कि यार इस कंडक्टर की, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जीरो है, जितना करंट मिल रहा है सारे का सारा पास कर रहा है। तो कब होगा? जब सर्किट क्लोज होगा, जब सर्किट ओपन होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा, या जब जीरो सर्किट होगा? क्लोज सर्किट से। नहीं। अब देखें क्लोज शॉर्ट सर्किट, सर्किट। एग्जैक्टली शॉर्ट सर्किट मींस रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो सर्किट नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है। ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट क्या होता है? एक मिसाल के तौर पे ये एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ भाई। एक बैटरी मैंने उठाई, उस बैटरी का टर्मिनल से मैंने आगे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बल्ब कनेक्ट कर दिया और इसके बाद मैंने आपके पास इधर एक बटन लगा दिया। ये मैंने एक जनरल सा सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब जब ये बटन में ऑन करूंगा तो ये जो टर्मिनल होगा ऊपर उठा हुआ ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब करंट कंटिन्यूसली इस पूरे एरिया में फ्लो करने लग जाएगा, हम कहेंगे ये क्लोज सर्किट है। ये क्या है? क्लोज सर्किट है। लेकिन जब ये स्विच क्लोज सर्किट। ऑन था, जब ये, मैं सिर्फ अब स्विच से ड्रॉ कर देता हूँ, जब ये स्विच जो है आपके पास ऑफ था, ये ऑफ कंडीशन है, ये ऑफ कंडीशन है, तो अब सर्किट यहाँ से ब्रेक हुआ हुआ है, ये ब्रेक हुआ हुआ है तो हम इसे कहेंगे ये ओपन सर्किट। क्लियर हुई बात? तो बेसिकली रेजिस्टेंस जीरो कब होगा? जब शॉर्ट सर्किट होगा।
अब आ जाते हैं रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, रेजिस्टर, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस हम पढ़ के आए। रेजिस्टर क्या होते हैं? ये वो डिवाइस होती है जो हम यूज करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में टू प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस और लिमिट द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्यों यूज करेंगे? मिसाल के तौर पर, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मुझे करंट चाहिए 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का करंट चाहिए, तो मैं इधर से बैटरी कनेक्ट करता हूँ, बैटरी का है 12 वोल्ट। अब मैं क्या करूंगा, बीच में एक रेजिस्टर लगा दूंगा। वो रेजिस्टर इस नंबर का लगाऊंगा कि वो सिर्फ 2 वोल्ट को इधर रेजिस्ट कर दे, बाकी 10 वोल्ट जो है वो मुझे आगे भेज दे, ताकि मेरी अप्लायंस जो है, मेरा जो बल्ब है या कुछ भी है, वो चल पड़े। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? करंट को लिमिट कर रहे हैं। ऐसी डिवाइसेस आपने बोर्ड्स में लगी देखी है? ऐसी चीज सर्किट्स में, सर्किट बोर्ड में वगैरह में, इन चीजों में लगी देखी है ऐसे रेजिस्टर्स? लकड़ी की शेप के होते हैं कुछ। यस, नो, बताओ तो सही। नहीं सर, नहीं देखे? वाकई नहीं देखे? नहीं देखे सर बात। अच्छा, अब दोबारा कभी कोई आपके पास सर्किट खुले ना, किसी भी चीज का, चार्जर का या उसका, उसमें जरा फाइंड करना कि इस तरह का लकड़ी की तरह का आपको लगेगा। वो लकड़ी होती है बेसिकली, इसमें ये छोटी सी सही। इस शेप का एक होता है, डिवाइस होती है, वो रेजिस्टर्स यूज होते हैं। ये हमारे पास सर्किट, कैपेसिटर और रेजिस्टर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बेइंतहा लगे होते हैं। रेजिस्टर क्या करता है? रेजिस्टर कंट्रोल्स और लिमिट्स द इलेक्ट्रिक करंट। रजिस्टर की सैम्पल ये होती है, और कभी कभार ये भी यूज करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर ये रेजिस्टेंस की सैम्पल यूज कर रहे होते हैं, रजिस्टर की। ठीक है, तो रजिस्टर वो डिवाइस है जो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करती है। अब इसकी अब यूज क्या है? हमें तो मैक्सिमम करंट चाहिए ना, हम क्यों रजिस्टर यूज करके उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं? तो बेसिकली हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें करंट को लिमिट करना होता है। ठीक है, सही। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स, कुछ मीटर्स होते हैं जिनसे हम मुख्तलिफ चीजें मेजर करते हैं। एक होता है हमारे पास एम मीटर। एम मीटर, या जिसे हम आम जबान में एम्पेयर मीटर कहते हैं, सुना है कभी एम्पेयर मीटर? एम्पियर मीटर। जी सर। हाँ, एसी वाले आते हैं तो वो आपके आउटडोर के बाहर एक क्लैंप मीटर होता है, क्लैंप को ऐसे टांग देते हैं तार के बाहर, और वो आपको बताते हैं इतने एम्पेयर ले रहा है, इतने नहीं ले रहा। सही। ठीक है, तो वो एम मीटर ऐसा होता है। एम मीटर मतलब एम्पेयर मीटर बेसिकली होता है, उसको शॉर्ट में एम मीटर कहा जाता है। एम्पेयर किसका ऐसा यूनिट है? करंट का ऐसा यूनिट है। तो एम मीटर क्या करेगा? इट मेजर्स द करंट, और ये सीरीज में कनेक्ट होता है हमेशा। इस कंसेप्ट को आप छोड़ दें, सीरीज या पैरेलल को। आप बहरहाल ये ध्यान में रखें कि एम मीटर होता है जो कि करंट मेजर करता है। फिर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये जो हमारे पास बोर्ड में भी लगे होते हैं, जो बता रहे होते हैं इतने वोल्टेज आ रहे हैं भाई, 220 वोल्टेज आ रहे हैं, 210 वोल्टेज आते हैं, मेन बोर्ड में अक्सर हम अपने बोर्ड्स में लगाते हैं ये। सही है। वो होता है वोल्ट मीटर। वो बेसिकली क्या करता है? मेजर द वोल्टेज, और ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है गैल्वानोमीटर। अब गैल्वानोमीटर आपने यूजुअली नहीं देखा होगा, ये ज्यादातर जो होता है वो लैब्स वगैरह में होता है, इस्तेमाल होता है। जब करंट बहुत छोटा होता है ना, वेरी स्मॉल करंट, 0.1001 एम्पेयर, 0.1 एम्पेयर का करंट होगा, उसको मैयर करने के लिए, छोटा छोटा करंट मैयर करने के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम गैल्वेनोमीटर। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर और एम मीटर दोनों ही करंट मैयर कर रहे हैं, लेकिन एम मीटर नॉर्मल करंट मैयर करता है, इसमें ज्यादा करंट भी हो सकता है, एम्पियर मीटर जो हमारे पास होता है, लेकिन गिलवानोमीटर बहुत छोटे से अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इन तीनों मीटर्स को मैं इकट्ठा करके एक मल्टी मीटर बना दूं। हाँ जी, ऐसा कर सकता हूँ। तो माइनस मल्टीमीटर वोल्टेज हमारे को पास इंक्रीमेंट करें। मल्टीमीटर ऐसा मीटर होता है जिसके अंदर हम ये तीनों चीजें एक ही डिवाइस में मैयर कर सकते हैं, मैयर वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अब गिल्वानोमीटर बेसिकली रेजिस्टेंस मैयर करने में हेल्प आउट करता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये कुछ मीटर कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, या कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम मैयर करते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज और मिक्स्ड। अब मैं बता दूं आपको, अब पैरेलल का अब दोबारा बात आ गई, थोड़ा सा एक पैरेलल और सीरीज का कनेक्शन भी आपको बता दूं। अब क्या होता है, से सपोज मैं
कैपेसिटर ले रहा हूँ, कैपेसिटर की सैंपल होती है 2 पैरेलल प्लेट्स और ये निशान, ये कैपेसिटर की सैंपल होती है। अब एक कैपेसिटर मैंने 1 लिया, दूसरा कैपेसिटर मैं इसके साथ ही आगे अटैच कर दूं और इन दोनों को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं। अब मुझे बताएं कि इन कैपेसिटर के लिए फ्लो ऑफ करंट के लिए कितने रास्ते हैं। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसके पास कितने रास्ते हैं इस डायरेक्शन में दोनों कैपेसिटर तक पहुंचने के लिए? एक ही रास्ता हुआ ना। यस सर। तो जब भी करंट फ्लो के लिए एक रास्ता होगा तो हम कहेंगे ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब सीरीज में कनेक्टेड है इसका मतलब है कि अगर ये वाला कैपेसिटर खराब हो गया तो इस तक करंट पहुंच सकता है? नो सर। नहीं पहुंच सकता। ठीक हो गई बात। अब इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल, वो एक फेरी लाइट्स आती हैं जो झालर सी आती है ना लाइट की, उनमें से कोई एक लाइट भी खराब हो जाए पूरी वो बंच उसका नहीं चलता है। ऐसे है, कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है? तो वो कौन सी लाइट्स? वो सीरीज में ये जो हमारे पास फेरी लाइट्स नहीं होती, छोटी छोटी झालरें सी होती हैं लाइटों की, वो बेसिकली सीरीज में कनेक्टेड होती हैं कि एक लाइट खराब होती है अगली कोई लाइट भी नहीं चल रही होती। बहरहाल आप सीरीज का समझे। अब इन्हीं दो कैपेसिटर्स को मैं इस तरीके से कनेक्ट करूं, एक कैपेसिटर मैं इधर रखूं, दूसरा कैपेसिटर मैं इधर रखूं और इन दोनों कैपेसिटर्स को मैं आपस में कनेक्ट करूं और इधर से बैटरी को वोल्टेज दे दूं। अब करंट अगर इधर से इस तरह फ्लो कर रहा है, अगर ये खराब हो जाए इस तक करंट पहुंचता रहेगा। सही है। इसका मतलब है करंट फ्लो के रास्ते एक से ज्यादा हैं। इसके अंदर मैं 10 Parallel है। कैपेसिटर ना उसका, तो ये है पैरेलल। तो जो एमीटर होता है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, सीरीज में होता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ रेजिस्टर इन अ सर्किट इज टू स्टोर चार्ज, इंक्रीज वोल्टेज, लिमिट करंट एग्जैक्टली। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर? कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता रेजिस्टेंस को? लेंथ इफेक्ट करती है? मटेरियल सर। मटेरियल तो इफेक्ट करता है ना, कॉपर की तार है, सिल्वर की तार है, उससे रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? सर कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारे ही करते हैं ना सर। वोल्टेज पे डिपेंड करता है। फैक्टर डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पे डिपेंड भी करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं होता, रेजिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, करंट डिपेंड होता है। करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होता है, रेजिस्टेंस का कोई वास्ता नहीं है। वोल्टेज कितने मिल रहे हैं वो देख रहा है कि मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, कॉपर की वायर यूज हो रही है, सिल्वर की वायर यूज हो रही है, कितनी लंबी तार यूज हो रही है और उस तार जहां से गुजर रही है वहां पे टेम्परेचर क्या है। रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है, उसका कोई वास्ता नहीं वोल्टेज पीछे से कितने हैं कितने नहीं, वोल्टेज इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक हो गई बात?